अमेरिका में पतझड़, बदलाव का मौसम। चाहे बड़े पैमाने पर हो या फिर बहुत ही बारीक बदलाव, जंगली जीव इस वक्त बहुत जल्दी में हैं। कुछ अंधेरे दिनों को पीछे छोड़कर बहुत बड़े पैमाने पर दक्षिण की ओर प्रवास करते हैं। जो मजबूरी में पीछे छूट जाते हैं, उन्हें खाने की कमी दिखाती है कि आने वाला वक्त मुश्किल होगा। ये मोटे होने का आखिरी मौका है। चीजें जमा करने और मुकाबले में डटे रहने का। कुछ जीवों के लिए पतझड़ का आना एक पीढ़ी के खत्म होने और दूसरी पीढ़ी के स्वागत का वक्त है। हर साल मौसमों के उतार चढ़ाव धरती को बदलते हैं और यहां के जंगली जीवों को भी। हवा में बदलाव की खुशबू खुली है। ये है अमेरिका के जंगल। अमेरिका's वाइल्ड सीजन्स। शरद विषुव यानी स्प्रिंग इक्विनॉक्स। सूरज इस वक्त भूमध्य रेखा पर चमक रहा है, यानी आज दिन और रात बराबर होंगे। लेकिन आज से उत्तर में दिन छोटे हो जाएंगे, अंधेरा रोशनी पर हावी हो जाएगा। आज तारीख है 22 सितंबर और पतझड़ के पहले दिन एक नए मौसम की शुरुआत हो रही है। अमेरिका के सबसे उत्तरी सिरे अलास्का में सूरज की ताकत तेजी से कम हो रही है। इस इलाके में आधी रात को सूरज चमकता है, पर अब गर्मियां शुरू होने के बाद से 7 घंटे की रोशनी कम हो गई है। लेक इलियामना अलास्का की सबसे बड़ी झील है और यहां आज की सुबह ठंडी है। यहां के एकदम साफ पानी में सॉकाई सैमन की भरमार है। ये खाड़ी के मुहाने पर फंस गई हैं। ये आखिरी टोली है जो 160 किलोमीटर का सफर तय कर रही है और प्रशांत महासागर में लंबा समय बिताने के बाद अपनी पैदाइश वाली जगह पर लौट रही है। आखिरी 5 किलोमीटर का दायरा ये वक्त पर पूरा करना चाहती हैं। ये पहले सिल्वर कलर की हुआ करती थी, पर अब इनका रंग चटक लाल हो गया है, क्योंकि इनके बदन पर मौजूद लाल रंग यानी रंजक अब इनकी चमड़ी पर आ गया है। नर की पीठ पर कुबड़ उग गया है और इनके जबड़ों में है लंबे और नुकीले दांत। झील के पास ही एक उथले दायरे में इनकी रफ्तार कम हो जाती है, क्योंकि यहां इतना भी पानी नहीं कि ठीक से तैर सकें। लेकिन ये बक यानी नर हार मानने को तैयार नहीं है। ये ताकत लगाए जा रहा है। थक कर पस्त है, लेकिन वो प्रजनन के इलाके में आ पहुंचा है। यहां ये दूसरे नरों के साथ मादाओं यानी हैन का इंतजार कर रहा है। वो बस पहुंचने ही वाली हैं। सारी प्रवासी सैमन की तरह ये भी तब से भूखी हैं जब समुद्र से रवाना हुई थी। इसका पेट सिकुड़ गया है ताकि हजारों अंडों के लिए जगह बन सके।
वो अंडे देने के लिए सही जगह खोज रही है, जहां पानी का बहाव इतना हो कि अंडों को भरपूर ऑक्सीजन मिलती रहे। फौरन ही कई नर इसके आसपास जमा हो गए हैं। सब मिलन करना चाहते हैं। सब भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं, इसलिए लड़ाई छिड़ गई है। एक दबदबे वाले नर ने इसका दिल जीत लिया है। मादा ने पहला कदम बढ़ाया है। वो एक उथला घोंसला खोद रही है। ये दोनों मिलकर अंडे और शुक्राणु छोड़ेंगे। इन दोनों के मिलन से करीब 1000 उपजाऊ अंडे यहां जमा हो जाएंगे। लेकिन इनमें से 80% बच्चे निकलने से पहले खत्म हो जाएंगे। कुछ पक्षियों और दूसरी मछलियों का पोषक भोजन बन जाएंगे, कुछ ठंड का शिकार हो जाएंगे। ये जोड़ा अब 1 मीटर आगे आ जाता है। ये कुल 5 बार ऐसा करेंगे। मादा नया घोंसला खोद रही है। इससे पहले वाले घोंसले को उसने रेत की सुरक्षा परत से ढक दिया था। अपना आखिरी अंडा देने के बाद यह घुसपैठियों से अपने दबे हुए खजाने की हिफाजत करती है। पर यह लंबे समय तक पहरेदारी नहीं कर सकती। कुछ ही दिनों में सैमन का यह अनूठा सफर खत्म हो जाता है। कई सैमन तो मिलन के बिना ही मर जाती हैं। पर इनकी मौत बेकार नहीं जाती। इनके शरीर से निकले पोषक पदार्थ पानी में घुल जाते हैं। इन धाराओं को पोषक बनाते हैं। सर्दियों में जब इन अंडों से बच्चे निकलेंगे तो ये उनके काम आएंगे। आखिर में ये नन्हे बच्चे प्रशांत सागर की तरफ अपना लंबा सफर तय करेंगे। इस तरह सॉकआई सैमन के जीवन का ये चक्र एक बार फिर से पूरा होगा। पतझड़ पूरे दक्षिण को अपने आगोश में ले रहा है और इसने पूरे इलाके में कमाल के रंगों की छटा बिखेर दी है। टंड्रा से उष्ण कटिबंध यानी ट्रॉपिक्स तक फैले अमेरिका में इस मौसम के कई रंग नजर आते हैं। ऊंची चोटी पर मध्यम और उदास माहौल, पश्चिम में रंगों की छटा और किनारे पर बेरहम तूफानी मौसम। दक्षिण में मौसम धीमा और सुस्त रहता है। उपोष्ण कटिबंध यानी सब ट्रॉपिक में सितंबर का जाता हुआ महीना गर्म और उमस भरा होता है। दक्षिण कैरोलिना के किनारे पर अभी भी तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन एक जीव है जिसे बच्चे पैदा करने के लिए इतनी ही गर्मी चाहिए, अमेरिकन एलिगेटर। जुलाई में इस मादा ने 30 अंडों का एक गुच्छा तीलियों, पत्तों और कीचड़ से बने इस टीले पर छोड़ा था। सड़ते हुए पत्तों से घोंसले का तापमान और ज्यादा बढ़ गया और अंडों में से बच्चे निकलने लगे। अब उसके बच्चे बाहर आ रहे हैं।
अक्सर माँ घोंसला खोदकर बच्चों को बाहर आने में मदद करती है, पर ये बच्चे तो अपने आप ही बाहर आ गए हैं। ये चोटी के शिकारी बनने जा रहे हैं, पर इस वक्त तो खतरा यह है कि ये खुद शिकार न बन जाएं। इनका काला और पीला शरीर घास में छिपी जाता है और ये शिकारियों की नजर से बच जाते हैं, यहां तक कि दूसरे एलिगेटर्स से भी। जब ये बच्चे बढ़ते हैं और आहार श्रृंखला में ऊपर बढ़ते जाते हैं, इनके बदन की ये पीली पट्टियां गायब हो जाती हैं। अंडों से निकले ये नन्हे बच्चे सीधे हिफाजत की ओर जाते हैं, यानी अपनी मां के पास। ऊंचे इलाकों और पहाड़ों पर यह मौसम अब तक शबाब पर पहुंच गया है, जैसे कि वर्मंट के ये हरे भरे पहाड़। पर यह खूबसूरती खट्टी मीठी है। जो पत्तियां कभी हरी भरी थीं, अब वो मर रही हैं। पतझड़ी पेड़ों ने क्लोरोफिल बनाना बंद कर दिया है, यानी वो पिगमेंट जो पत्तियों को हरा बनाता है। हरा रंग गायब हो रहा है और उसकी जगह ले ली है दूसरे रंगों ने। पीले और नारंगी रंग जैसे इस मौसम की पहचान है, ये बताते हैं कि ये मौसम हमेशा से यहां था, हरे रंग के सैलाब में छिपा था। इससे पहले कि पेड़ सर्दियों के लिए पस्त पड़ जाएं, इस वक्त तो वो अपने शबाब पर हैं। प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिम में गोल्डन लार्च, यूटा में एस्पेन, बर्च और ओक की शानदार बनावट, और न्यू इंग्लैंड में मेपल के पेड़ों का दहकता हुआ रंग। आज की सुबह इन जंगलों में एक और शिकारी भटक रहा है। यह है एक मादा opossum। ये सारी रात खाती रही, कीड़े मकोड़ों से अपना पेट भरती रही। पतझड़ मोटे होने का समय है। अगले 2 महीनों में बर्फ गिरनी शुरू हो जाएगी और तब खाने की कमी होने लगेगी। ये इतने जुनून से कीड़े मकोड़ों को खाने में लगी है कि बेखबरी में कॉपरहेड परिवार तक पहुंच गई है। अगर किसी और जीव का सांप से सामना हो जाता तो वो घबरा कर भाग जाता, पर opossum के साथ ऐसा नहीं है। इस पर सांप का जहर असर नहीं करता और इससे पहले भी ये कॉपरहेड सांप को खा चुकी है। लेकिन एक वाइपर सांप का काटना दर्दनाक होता है। समझदारी पीछे हटने में ही है। कीड़े मकोड़े ज्यादा लजीज होते हैं और उनसे लड़ना भी नहीं पड़ता। इस टोली के आखिरी 2 बच्चों का मां के साथ रहना रंग लाया है। अब निकलना होगा। जल्दी ही ये सर्दियों की अपनी गुफा में चली जाएगी। ये गंध के निशान छोड़ती जाएगी ताकि इसके बच्चे भी गुफा तक पहुंच सकें। ये सांपों की दूसरी प्रजाति के साथ शीत निद्रा में जाएंगे, जब तक कि बसंत की गर्मी उन्हें फिर से बाहर निकलने को नहीं ललचाए।
ग्रैंड टीटन नेशनल पार्क में एक एस्पन की सुनहरी झालर स्नेक नदी की एक धारा के किनारे किनारे सजी नजर आ रही है। यहां रॉकी पर्वतों पर यानी समुद्री सतह से 2000 मीटर ऊपर मौसमों के बदलाव बहुत तेज और बहुत जोरदार होते हैं। अक्टूबर का दूसरा सप्ताह बीत चुका है। लंबी और तकलीफदेह सर्दियां बस आने को हैं और इन ऊंचे पहाड़ों पर खाना लगातार कम होता जा रहा है। पानी के इस दायरे में ऊदबिलाव अपने तालाब को बचाने में जुटा हुआ है। समय से पहले आई बाढ़ ने उसके बांध का एक जरूरी हिस्सा गिरा दिया है। खाने के भंडार से लेकर सुरक्षा तक सब कुछ बांध पर ही टिका होता है, इसलिए इसे कायम रखना जरूरी है। ये नर ऊदबिलाव पत्थर जमा करके बांध की नींव को मजबूत बना रहा है। ये अपने वजन के बराबर चीजें उठा सकता है, यानी तकरीबन 30 किलो वजनी सामान अपना घर बनाने के लिए। इसके पास वक्त कम है। ऊपर की ओर इसकी साथी काम कर रही है। वो डालियों से बांध को पहुंचे नुकसान की मरम्मत कर रही है और नदी के कीचड़ से इसे मजबूत बना रही है। इन्होंने बांध की मरम्मत कर ली है और अब खाने का सामान जमा करना है। एस्पेन, कॉटनवुड और विलो। ऊदबिलाव डालियों से अपना घर ही नहीं बनाते, वो छाल के नीचे के नर्म टिश्यू खाते भी हैं। ये इन्हें पानी के अंदर कोठरी में जमा कर लेते हैं। इनका सेरा कीचड़ में दबा देते हैं ताकि ये यहां वहां बह ना पाएं। ठंडे पानी में डूबी ये डालियां ताजी बनी रहती हैं। इन्हें खाने का अपना भंडार भरने के लिए सारी सारी रात खाना जमा करना पड़ेगा। तो जब तक इन दलदलों में बर्फ नहीं जमती, ये ऊदबिलाव डटकर काम करेंगे। जैसे जैसे पतझड़ आगे बढ़ रहा है, उत्तरी गोलार्ध सूरज की रोशनी और तपिश से दूर घूमता जा रहा है। उत्तर पूर्वी आयोवा में अक्टूबर के इस बीतते महीने में आसमान पर छाए हैं सैकड़ों पक्षी। तरह तरह के ये पंछी उत्तर से दूर जा रहे हैं। ये मिसिसिपी को पार कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि दक्षिण में सर्दियों की जोरदार दावत उड़ा पाएंगे। अक्सर लंबे सफर पर निकले पक्षी नदी की घाटियों के ऊपर उड़ना पसंद करते हैं और विशाल मिसिसिपी से बढ़कर भला और कौन सी पसंदीदा नदी होगी। इस नदी की एक धारा मिनेसोटा से ऊपर मेक्सिको की खाड़ी तक जाती है। यहां आयोवा के इन तालाबों में ये थके और पस्त मुसाफिर सुस्ताने के लिए रुकते हैं।
अमेरिकन व्हाइट पेलिकन और कनाडा गूज दोनों के लिए गर्मियों के लंबे दिन पीछे छूट गए हैं, जिसमें उन्होंने अलास्का और कनाडा के दलदलों में खूब दावत उड़ाई थी। टंड्रा हंसों की टोली आर्कटिक से अभी अभी यहां पहुंची है। पूर्वी समुद्र की तरफ 10 हफ्तों के इस सफर का ये एक छोटा हिस्सा भर है। अमेरिकन कूट मेक्सिको के रास्ते में यहां उतरते हैं, तालाब में मौजूद घास को खाते हैं और आराम करते हैं। लेकिन सारे पक्षी यहां आराम करने और मौज उड़ाने नहीं आते। ये है बॉल्ड ईगल, उत्तर अमेरिका का एक सबसे बड़ा शिकारी पक्षी। ये यहां पेट भरने आया है। आमतौर पर गरुड़ को मछलियां पसंद हैं, लेकिन साल के इन महीनों में यहाँ वाटरफाउल बड़ी तादाद में हैं। ऐसे में ये भला खुद को कैसे रोक सकता है? इनमें से कुछ गरुड़ साल भर यहाँ आयोवा में रहते हैं, जबकि कुछ दक्षिण में अपने सफर के बीच यहाँ रुकते हैं। लेकिन ये सभी जानते हैं कि इस मौसम में बड़ी तादाद में ये शिकार यहाँ मिलता है। इस साल भीड़ में एक नया चेहरा नजर आया है। मिनेसोटा की एक 2 साल की मादा। अभी भी इसके बचपन के पंख कायम हैं। कम उम्र में ये गरुड़ जिंदगी के शुरुआती 4 सालों में बेमकसद उड़ान भरते रहते हैं। इसके बाद ये अपने प्रवास के एक खास रास्ते पर निकलते हैं। यह मुमकिन है कि आज खाने की तलाश में ये सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके आई होगी। लेकिन बत्तख आसानी से इस नौसिखिया शिकारी को चकमा दे देती है। और इस वक्त इस नौसिखिया मादा पर सिर्फ माहिर बड़ों की ही नजर पड़ रही है, जो अपना शिकार इसके साथ साझा नहीं करना चाहते। लेकिन भूख के मारे मिनेसोटा ग्रीनहॉर्न की नजर शिकार पर रहती है। सारे बॉल्ड ईगल को इस बात की परवाह नहीं होती कि उनका शिकार जिंदा है या मुर्दा। उसे पानी की सतह पर एक कूट की लाश तैरती नजर आती है। ये एक आसान शिकार है। लेकिन जब दूसरे युवा गरुड़ ने उसे चुनौती दी, मादा घबराकर भाग गई है। अब शिकार लावारिस पड़ा है। इसका मतलब यह है कि चाहे बड़े ईगल हो या फिर छोटे, कोई भी इस पर झपट्टा मार सकता है। एक बार फिर से वही गलती, शिकार फिर से नीचे गिर गया है। इस मौसम में हर कैलोरी मायने रखती है, इसलिए ये कूट के लिए लड़े जा रहे हैं। आखिरकार एक ईगल जीत गया है। यह मिनेसोटा का किशोर ईगल है, जिसने अपने शिकार पर कब्जा कर लिया है। तकरीबन 1 महीने में
लंबे सफर के बीच के इस ठिकाने पर बर्फ जमनी शुरू हो जाएगी। लगातार फैलती बर्फ से वाटरफॉल दक्षिण की तरफ चले जाएंगे और रास्ते में उन्हें मिलेंगे कुछ भयानक शिकारी। पतझड़ या शरद ऋतु प्रशांत महासागर में तहलका मचा देती है। इन दिनों में तेज हवाएं हवाई की गर्म और नम हवा को ऊपर उठाकर तूफान लाती हैं और पूरे प्रशांत महासागर में इससे उथल पुथल मच जाती है। इसे पाइनएप्पल एक्सप्रेस कहते हैं, जिसका असर ट्रॉपिक्स पर काफी जोरदार होता है। समुद्र बुरी तरह अशांत हो जाता है। वॉशिंगटन राज्य के ओलंपिक पेनिनसुला में ज्वार के साथ तूफानी समुद्र पीछे हट गया है। पीछे रह गए हैं छोटे छोटे कुछ शांत तालाब। सतह के ऊपर बदलते हुए मौसम जिंदगी की लय को तय करते हैं, पर यहां जिंदगी ज्वार और भाटे के उतार चढ़ाव से तय होती है। इन तालाबों में कमाल की जैव विविधता देखने को मिलती है, क्योंकि ज्वार भाटा ताजे पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन ला देता है। पर रहने के लिए यह एक मुश्किल जगह है। धूप में तपता और लहरों के थपेड़े खाता इलाका। तूफानों का मौसम आ रहा है। ऐसे में सीपी जैसे पानी को छानकर जीने वाले जीव थोड़ा नीचे चले जाते हैं। इनके पास फुट नामक एक अंग होता है, जिससे सीपियां प्रोटीन की छोटी छोटी रस्सियों को फैलाती हैं, ताकि ये चट्टानों से भी जुड़ी रहें और एक दूसरे से भी। पर इस सबसे भी ये एक जीव से बच नहीं पाती। ये है ओकरे सी स्टार। जब ये अपनी रफ्तार पर चलता है तो ऐसा लगता है ये भला किसी और का क्या नुकसान पहुंचाएगा, पर यह एक नन्हा हमलावर है जो यहां सीपियों का शिकार करने निकला है। यह अपने सैकड़ों चिपचिपे टेंटिकल्स के जरिए चलता है, जिन्हें ट्यूब फीट कहते हैं। सी स्टार को शेलफिश बहुत पसंद है। ये सीपियों को खोल देते हैं और अंदर का गोश्त सपाचट कर जाते हैं। जब तक ज्वार नहीं चढ़ता, लहरें नहीं लौटती, ये हमलावर यहां हंगामा मचाए रखता है। ज्वार भाटे से बने पास के एक तालाब में मौजूद हैं ये स्थिर शिकारी, जो बड़े खूंखार हैं। ये नर्म नाजुक फूल असल में एक जीव हैं, और इनकी जो पत्तियां दिख रही हैं ये असल में डंक वाले टेंटिकल्स यानी स्पर्शक हैं। ये हैं एग्रीगेट एनेमनी। तालाबों में मौजूद ये शिकारी इंतजार करते रहते हैं। एक छोटा सा झींगा शिकंजे में चला आया है। एनेमनी के टेंटिकल्स पर मौजूद हजारों नन्हे डंक वाले हार्पून झींगे को लाचार कर देते हैं। अब लकवा लगे इस शिकार को धीरे धीरे मुंह में धकेला जाता है, जहां एंजाइम कुछ ही मिनटों में इसके गोश्त को सपाचट कर जाते हैं। एक बार फिर ज्वार आ रहा है। तालाबों के बीच की इस दुनिया में ये लहरें खाना और अफरा तफरी लेकर आ रही हैं। जमीन पर एक अलग तरह का ज्वार आ रहा है। यह साल में बस एक ही बार आता है,
पतझड़ के रंग अब शबाब पर हैं और पत्तियां पेड़ों को अलविदा कह रही हैं और इस तरह कई पेड़ पूरी तरह उजाड़ होते चले जा रहे हैं। अब पेड़ सर्दियों की अपनी गहरी नींद में सो जाएंगे और अगले वसंत पर जागेंगे। लेकिन विस्कॉन्सिन में तो जैसे पतझड़ में जन्नत के एक फल की बहार आ जाती है। अक्टूबर बीत रहा है। बलूत यानी ओक के पेड़ से पके हुए फल गिर रहे हैं और इन्हीं के बीजों से वसंत में नए पौधे उगेंगे। लेकिन इस मौसम में एक भूखी गिलहरी ने कुछ और ही सोच रखा है। इस वक्त इस पर तो बस एक ही जुनून चढ़ा है, सर्दियों के लिए ज्यादा से ज्यादा गिरियां जमा कर ली जाएं। पर यहां वो एक होशियारी करती है। ये गिलहरी जंगल की जमीन पर खास गड्ढों में गिरियां जमा कर लेती है और याद कर लेती है, बाद में आकर ये इन्हें खाएगी। ये तरकीब इसलिए ताकि इसका खाना दूसरों से बचा रहे, क्योंकि इस जंगल में गिरियां चुराने वालों की भरमार है। इस रेड टेल्ड हॉक को उत्तरी विस्कॉन्सिन से दक्षिण में आर्कनसास जाना है और रास्ते में ही अपना पेट भर रहा है। यहां शिकार की कोई कमी नहीं है, पर कौन सा शिकार ज्यादा आसानी से पकड़ में आएगा? पेड़ के शिखर पर एक गिलहरी के करतबों ने इसका ध्यान खींच लिया है। बाज इस बार चूक गया है। पर जहां एक गिलहरी है, वहां दूसरी भी तो होंगी। जल्दी ही काम बन गया है। बाज दक्षिण की ओर जा रहा है और सर्दियां भी इसी दिशा में बढ़ रही हैं। नवंबर का महीना आधा बीत चुका है। प्रवासी पक्षियों की आखिरी टोलियां दक्षिण में मिजूरी तक पहुंच गई हैं। मिसिसिपी के ऊपर उड़ान के रास्ते में एक सहायक नदी है। यहां आसमान पक्षियों से भर गया है। तकरीबन 5 लाख स्नो गीज आ पहुंचे हैं।
ये मिजूरी नदी के बाढ़ के मैदानों पर उतरते हैं। ये इस राज्य का उत्तर पूर्वी कोना है। देश के आर पार ये इस परिवार का पहला सफर है। 4 महीने के ये चूजे अपने माता पिता की तुलना में ज्यादा गहरे रंग के और छोटे हैं और आर्कटिक में पैदा हुए हैं। ये 3000 किलोमीटर का सफर तय करके आए हैं और इसके बाद ये मेक्सिको की खाड़ी तक जाएंगे। लंबे सफर के बाद बहुत भूखे ये हंस यहां मौजूद खाने की भरपूर दावत उड़ा लेना चाहते हैं, चाहे घास हो या फिर जलीय पौधे। पर आसमान के पेड़ों पर खतरा मौजूद है। बॉल्ड ईगल दक्षिण की ओर जाते हुए यहां खाना खाते हैं। खतरे का पहला संकेत नजर आते ही हंस उड़ जाते हैं। वो भागते नहीं हैं, बल्कि लगातार बदल रहे तरह तरह के विशाल आकार बनाते हैं। ये एक कुदरती बचाव है जो हमलावरों को चकरा देता है। इस तरह गरुड़ इस भीड़ में से किसी एक हंस पर निशाना नहीं साध पाता। हंस एक साथ उड़ते हैं और एक साथ अपनी जिंदगी बचाते हैं। फिलहाल तो ये सुरक्षित हैं, पर हर बार जब ये बदहवासी में उड़ते हैं तो इनकी बेशकीमती ताकत खर्च हो जाती है, जिसकी जरूरत आगे के लंबे सफर में इन्हें पड़ने वाली है। अगर गरुड़ इन्हें यहां से नहीं खदेड़े तो आने वाली सर्दियां मजबूर कर देंगी। मिजूरी के इन दलदलों में बर्फ जमने लगेगी और इस तरह इन पक्षियों को दक्षिण में अपने सफर का आखिरी चरण पूरा करना पड़ेगा। पूरे उत्तरी राज्यों में शुरुआती बर्फ नजर आने लगी है। यह दिखा रहा है कि आने वाला वक्त कितना मुश्किल होगा। यहां तक कि दक्षिण में आर्कटिक की ठंडी हवा गुनगुनी झीलों और नदियों से मिलती है और पानी पर धुआं पैदा कर देती है। दोपहर तक साउथ कैरोलिना के किनारे पर धुंध छंट गई है। दिसंबर का महीना शुरू ही हुआ है, पर पतझड़ की शुरुआत के बाद से तापमान 10 डिग्री से नीचे गिर गया है। नन्हे एलिगेटर, जो अब तकरीबन 2 महीने के हैं, अब बाहर निकलने को बेताब हैं। अब इतना वक्त नहीं बचा है कि दलदल में दहशत फैलाई जा सके। एक बार ठंडा मौसम शुरू हो जाए तो ये धीमे और सुस्त पड़ जाते हैं। इनके शिकार भी सर्दियों की तैयारी में लगे हुए हैं, जैसे कि मिनोज मछलियों की ये टोली। इन मछलियों की इस छोटी सी टोली ने दलदल का गलत सिरा चुन लिया है। ये नन्हे बच्चे यहां हिलने डुलने वाली हर चीज को अपना निशाना बनाते रहते हैं।
आकार में छोटे लेकिन दबंगई में बड़े ये घड़ियाल हफ्ते में 3 बार दावत उड़ाने निकलते हैं और एक बार में अपने वजन के 1/4 जितना खाना खा लेते हैं। इस टोली की एक सुस्त मादा अपने भाई बहनों के पीछे पीछे जा रही है। इसने एलिगेटर्स के एक जानी पहचानी तरकीब अपनाई है। ये खुद को लकड़ी के एक लट्ठे जैसा बना लेती है। इसके जबड़े पर मौजूद सेंसर इसे पानी में हिलती डुलती मछली की खबर दे देते हैं। एक खूंखार शिकारी बनना जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। आठवीं बार काम बन गया। ये नन्हे शिकारी आने वाले कुछ और हफ्तों तक घात लगाते रहेंगे और जब सर्दियां आ जाएंगी तो ये अपनी मां की गुफा में चले जाएंगे और गर्म दिन आने का इंतजार करेंगे जब इनकी भूख और फुर्ती लौट आएगी। मोंटाना के रॉकी पर्वतों पर ऐसा लग रहा है मानो किसी ने बर्फ का चूरा बिखेर दिया हो। इस ऊंचे इलाके में बड़े सींगों वाली भेड़ों का यह आखिरी झुंड लौट रहा है। एल्पाइन इलाके में इनकी घास खत्म हो गई है। ये झुंड सैकड़ों मीटर नीचे आ रहा है, उन चरागाहों में जहां ये पूरी सर्दियां चर सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यहां रोजमर्रा की जिंदगी चल रही है, पर साल के सबसे बड़े मुकाबले की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पतझड़ का जुनून जिसमें जोशीले नर मिलन के लिए लड़ते हैं। अब तो ये लड़ाई के लिए एकदम तैयार हैं। गर्म महीनों में इन्होंने पोषक घास खाकर अपना वजन बढ़ा लिया है। पतझड़ जाते जाते मादाएं मिलन के लिए तैयार हो जाती हैं। ये नर ज्यादा से ज्यादा मादाओं से मिलन के लिए तैयार है। ये भारी भरकम है, तकरीबन 140 किलो का। इसके सींग भी 13 किलो के हैं। ये झाड़ियों में अपना सींग घिस रहा है ताकि सारे नर जान जाएं कि ये लड़ाई के लिए तैयार है। एक और नर चुनौती देता नजर आ रहा है। ये नौजवान है, पर वजन और हथियारों में तकरीबन बराबरी का है। बुजुर्ग नर सीधे ही उस पर हमला करने के लिए बढ़ रहा है। जो पहले पीछे हटेगा वो हार जाएगा। एक दूसरे से नरों की ये लड़ाई घंटों जारी रह सकती है। ये एक दूसरे से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भिड़ते हैं।
नौजवान इस लड़ाई में हार गया है और उसे पीछे हटना पड़ता है। जीतने वाले नर ने बिना देरी किए अपनी मादा से नजदीकी बढ़ा ली है। उसे इस मादा से मिलन करना है। ये इनका हेलो कहने का बेहतरीन तरीका है। पर इस तरह नर पहचान जाता है कि मादा मिलन के लिए तैयार है। मादा के मूत्र में मौजूद केमिकल सिग्नल्स नर को बता देते हैं कि इस मादा को मिलन का इंतजार है। भले ही दूसरे नरों पर इसका दबदबा कायम हो गया हो, पर मादा आसानी से मानने वाली नहीं है। शायद इसे अकेलापन चाहिए। कुछ ही सेकंड में मिलन पूरा हो जाता है, लेकिन नर का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। उसे दूसरे नरों को खदेड़ना पड़ता है जो उसकी गैर हाजिरी में मादा से मिलन के चक्कर में हैं। पर यह पहाड़ों के इस राजा के काम का एक हिस्सा है। इसका बच्चा अगले साल वसंत में पैदा होगा, बहुत सारे दूसरे बछड़ों के साथ। पर अभी वो दिन काफी दूर हैं। सर्दियां बढ़ते ही मिलन की आंच भी कम हो जाती है। अब रॉकीज पर्वतों पर बर्फ की आंधियां चल रही हैं। जल्दी ही नर और मादा अपने अपने रास्ते पर निकल जाएंगे। पतझड़ का मौसम अब खत्म हो रहा है। अब ये झुंड छिपकर वसंत का लंबा इंतजार करेगा। अब तक अमेरिकी महाद्वीप का 1/3 हिस्सा बर्फ की चादर से ढक गया है। सूरज की तपिश मध्यम पड़ रही है। अंधेरा जल्दी घिर जाता है और देर तक कायम रहता है। जंगली जीवों को मुश्किलों के इस मौसम का सामना करना होगा। हर जानवर के सामने एक विकल्प होगा, मुकाबला करे या इस मौसम का फायदा उठाए। जो खुद को इस बदलते मौसम के साथ बदल लेंगे, वो जी पाएंगे। अमेरिका के जंगलों में सर्दियां अपने चरम पर पहुंच रही हैं।